भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। तो ये जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यहाँ पे है ये जो अखंडता वाला है। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे है एकता और अखंडता, ये वाला पॉइंट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय जो है प्रस्तावना में शामिल है। तो पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने न्याय शामिल किया गया है? 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये जो है 5 स्वतंत्रताएं हैं। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म की उपासना की स्वतंत्रता और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 5 5 तरह की स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समानता कितने तरह की प्रस्तावना में है? तो 2 तरह की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो जो पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, ये जो प्रस्तावना का ये जो पूरा प्रस्तावना है ये विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया। और जो इसका ये लैंग्वेज है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज है कि हम भारत के लोग, ये जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको लिया है प्रस्तावना। तो लैंग्वेज पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाएगा, रहेगा इसका आंसर। और विचार पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें पहला अंक तो आरंभिक अंक है, तो है प्रस्तावना तो आरंभिक अंक है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, लेकिन कानूनी तौर पर यह संविधान का भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। तो जो समस्त केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है? भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को, तो ये जो प्रस्तावना में लिखित शब्द हैं हम भारत के लोग, यहाँ से लेकर के संविधान को जो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, तो ये जो शब्द है वहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सा शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ से हम भारत के लोग से लेकर के, हम भारत के लोग यहाँ से लेकर के आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक पूरा। फिर उसके बाद है प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो प्रवर्तित का मतलब होता है लागू होना। प्रवर्तित का मतलब होता है लागू होना। तो प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय कौन दिया था? यह निर्णय जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के निर्णय में कहा गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल
1957 के निर्णय में यह प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यह जो है किया गया था। यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, अगर सरकार का कोई नागरिक है और वह प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। अगर कोई प्रस्तावना की अवहेलना कोई कर दे तो हम अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बात कही गई थी वो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में यह बात कही गई थी। इस बाद में बेरुवाड़ी वाद 1960 में, तो ये पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का टाइमिंग क्या था, 1957 था। और बेरुवाड़ी यूनियन वाद कब था, 1960 में था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहाँ संविधान की अगर भाषा, जो संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर कहीं संदिग्धता जैसा लगे कि, तो हम किसका सहारा ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम प्रस्तावना को ले सकते हैं। प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये बात जो है बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 में कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था इस वाद में। फिर बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवाड़ी का जो वाद है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का अंग नहीं माना था। तो हमने देखा कि बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान का अंग ही नहीं है। बेरुवाड़ी वाद में कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग नहीं है तो इसीलिए जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है विधायिका। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम में ये तो बात कही गई थी कि बेरुवाड़ी वाद में, लेकिन जो केशवानंद भारती का वाद है 1973 में, इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसीलिए जो विधायिका है, जो संसद है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो बेरुवाड़ी वाद में पूछा जाता है किसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, तो बेरुवाड़ी वाद है। और किसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वो केशवानंद भारती वाद है। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसलिए अब कौन सा माना जाता है, केशवानंद भारती वाद जो 1973 में आया। तो अब ये चीज़ें हैं कि प्रस्तावना में संशोधन विधायिका संसद कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारती वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय है मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से दिया। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। तो केशवानंद भारती वाद में किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, तो केशवानंद भारती वाद में ही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। और केशवानंद भारती वाद में ही कहा गया था कि यह संविधान का भाग है और इसमें संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती वाद में कहा गया है कि संसद संविधान की में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संशोधन वो नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, सकारात्मक संशोधन वो कर सकती है। तो स्पष्टतः संविधान वैसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। तो वह ऐसा संशोधन कर सकती है संसद कि जिससे जो संविधान की जो प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है, संविधान की जो मूल ढांचा प्रस्तावना है उसका विस्तार हो, उसका मजबूतीकरण हो, ना कि नकारात्मक चीज़ें हो। तो ये नकारात्मकता के लिए नहीं है, सकारात्मक उसमें संशोधन कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना।
एवं दो प्रकार की समानताएं दो प्रकार की हैं। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर का उल्लेख किया गया है। पहला प्रतिष्ठा है और दूसरा ये समानताएं दो हैं, एक प्रतिष्ठा का एक अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो यह जो संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की जो अवधारणा वो फ्रांस की देन है। तो जो लिखित संविधान, तो पूछा जाता है कि लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। तो जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिससे भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा लिया गया है और जिसका सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जगह पर राज्यों का संघ शब्द घोषित किया गया। तो भारतीय संविधान में भारत का नाम दिया गया है राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो भारत को कौन सा शब्द घोषित किया गया है? राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और ये जो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें जो है कैसा उल्लेख किया गया? राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लिखित संविधान की अवधारणा वो फ्रांस की देन है। और जो प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, जो दो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुत्व है, ये जो तीन शब्द हैं ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। और लिखित संविधान की लिख करके जो बना वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है।